Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am Vivek Johri, your physics teacher. Now we will start lecture number 2 in electricity of class 10th. Lecture number 2 of this unit. We will discuss in this lecture first Coulomb's law. Coulomb's law डायरेक्टली आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात शुरू की तो कम से कम इस लॉ को समझना जरूरी है और आपको पता होना चाहिए कि आखिर कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। देखिएगा, Coulomb's law. These are two stationary point charges. The distance between them is r. According to Coulomb's law, the electrostatic force between two stationary point charges is directly proportional to the product of these two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. क्या मतलब हुआ इसका कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लाइंग प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना प्रोडक्ट हाइयर होगा फोर्स भी उतना ही ग्रेटर या लार्ज होगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि अगर आप इसके बीच का सेपरेशन इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्क्वायर के हिसाब से आर स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को एक साथ लिख दें तो ए प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आएगा। तो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of these two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This is known as Coulomb's law. अब यहां पर एक कांस्टेंट लगाना होगा, आपके इस एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि आप लोग थोड़ा सा यहां पर एक लेवल हाई रखकर स्टडी करोगे, मैं यहां पर आपको एक लेवल हाई बताऊंगा तो कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशंस या फार्मूले या कंसेप्ट भी आएंगे, जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा इसमें कांस्टेंट क्या लगाते हैं। F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां मैंने लिखा है एप्सिलॉन, ऐसे बनाएंगे एप्सिलॉन, C बनाया ऐसे एप्सिलॉन। ये क्या कहलाता है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहलाता है। इसको मतलब क्या ये मेजरमेंट है? द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज द मेजरमेंट ऑफ द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एस्टेब्लिशमेंट में कोई भी मीडियम
कितनी हिंड्रेंस मतलब रुकावट ऑफर करता है वो है। अगर हम वैक्यूम का लिखना चाहें तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या आप कह सकते हो एब्सोल्यूट परमिटिविटी। यहां पर एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 बोल सकते हो। इसकी वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। अगर यही फार्मूला हम वैक्यूम के लिए लिखें तो ये होगा F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर ये किसके लिए कंडीशनल हो गया, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये किसी भी मीडियम के लिए है और ये वैक्यूम और एयर के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। वैक्यूम और एयर के लिए आप ले सकते हो। ये पूरा कांस्टेंट है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होती है। इस कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर यूनिट हुई। यूनिट निकालने का तरीका ये है, इसको अकेला कर लो, इधर ले आओ, इन दोनों को इधर ले आओ, सबकी यूनिट रख दो, तो जो एक साइड में अकेला बचा उसकी यूनिट आप फाइंड कर सकते हो। तो F इज इक्वल टू आएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और SI में डील किया है, F का आंसर आएगा न्यूटन में। आप स्टेटमेंट और ये फार्मूला याद रख सकते हो। बाकी जितने स्टेप दिखाए इसे फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो क्लास 12th में डिस्कस करेंगे। तो आप स्टेटमेंट और डायरेक्टली फार्मूला याद हो, लेकिन मालूम होना चाहिए हर फार्मूले की टर्म्स एंड कंडीशन। ये फार्मूला वैक्यूम या एयर में अगर ये चार्ज पार्टिकल रखें तभी एप्लीकेबल है। किसी और मीडियम, वाटर या वैक्स या कोई और मीडियम में रखे हैं तब ये कांस्टेंट बदल जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप ये कांस्टेंट वैल्यू यूज कर रहे हो तो इस फार्मूला अप्लाई करने की क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं। इसकी टर्म्स और कंडीशन ये है कि पार्टिकल these Q1 Q2 चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर। तो आप स्टेटमेंट और ये फार्मूला आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप सभी ये लिखना चाहो तो लिख लीजिए कि ये क्या हमने यूज किया, ये क्या यूज किया, ये आप यहां पर लिख सकते हो। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो इसके बारे में सिलेबस में कहीं नहीं कहा गया है, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे करंट। लेकिन करंट की बात समझने से पहले कुछ टर्म हमें समझना जरूरी है, जैसा टर्म है चार्ज कैरियर्स। तो चार्ज कैरियर्स किसे कहते हैं, इसको समझिए। चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स are those charge particle which are responsible for conduction।
every charge particle is not responsible for conduction. Only few charge particles are responsible for conduction and these charge particles are called charge carriers. तो चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? वो चार्ज पार्टिकल जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब यहां पर कौन से चार्ज पार्टिकल कंडक्शन के रिस्पॉन्सिबल हैं? अगर हम मेटल्स की बात करें, इन मेटल्स चार्ज कैरियर हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बात आती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं? इन मेटल्स द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन लीव द एटम at room temperature by using thermal energy and then it is free to move throughout the conductor in random motion, जिसे आप zigzag motion समझते हैं। Such electrons are called free electrons। तो कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मेटल्स में आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन एटम्स को छोड़ देता है थर्मल एनर्जी यूज करके, और वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल में मूव कर सकता है या करता है इन रैंडम मोशन। यही इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और इन्हीं के कारण कंडक्शन पॉसिबल होता है। तो आप फ्री इलेक्ट्रॉन एक हेडिंग इंक्लूड कर सकते हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। इन सेमीकंडक्टर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब ज़्यादा इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि फिर थोड़ा सा वे चेंज हो जाएगी। सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर। इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये एग्जाम्पल हैं आपके सेमीकंडक्टर के। और सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, एक 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कमी वाला एक पार्ट या पोर्शन क्रिएट होता है जो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, उसे होल कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस चार्ज कैरियर होते हैं। तो आपको कि चार्ज कैरियर किसे कहते हैं, किस मटेरियल में कौन से चार्ज कैरियर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, इस तरीके से आप अपने असाइनमेंट या नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो और इसको रिवाइज और लर्न कर सकते हो ताकि आपको ये याद रहे कि चार्ज कैरियर क्या होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो अगला हेडिंग हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट।
आप ऐसे भी कह सकते हो, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज ड्यूरिंग यूनिट टाइम इंटरवल थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर हम ऐसा ही सिस्टम लें तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया या उस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज शिफ्ट कर गया, उस चार्ज के उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए अगर Q अमाउंट चार्ज T टाइम तक फ्लो हुआ तो यूनिट टाइम में कितना हुआ, Q अपॉन T। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q की यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एम्पियर। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन ऑफ, शॉर्ट में लिख देते हैं करंट। करंट मींस इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप कैसे डिसाइड करेंगे? पहला, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ I is same as the direction of motion of positive charge carriers। चार्ज कैरियर्स, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज कैरियर के मोशन के डायरेक्शन में ही होगा। यह बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है। और लगा रहा हूं तो 1 2 निकल आएगा, आप OR से ही काम चला सकते हो। अब यह लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर। यानी करंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज कैरियर के मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर प्लस Q चार्ज पार्टिकल A से B मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, A से B, इसके मोशन से जो करंट डेवलप होगी उसका डायरेक्शन भी A से B ही लिया जाएगा। अगर माइनस Q चार्ज A से B मोशन कर रहा है तो इस मोशन के कारण जो करंट होगी इस मोशन के अपोजिट यानी कि B से A कंसीडर करनी होगी। तो दिमाग में आ रहा होगा यार ये क्या बात हुई। बात इसलिए है कि सबसे पहले ये सोचा गया था कि जो करंट डेवलप हो रही है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर के मोशन के कारण डेवलप हो रही है, इसलिए करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव के चार्ज कैरियर के डायरेक्शन में रखा गया। लेकिन प्रोटॉन वगैरह तो न्यूक्लियस में होते हैं। जनरली मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो पहले से ही ये कंसिडरेशन में आ रहा था तो उसको बाद में चेंज नहीं किया गया, इसलिए इसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। जो आप कहीं भी प्रॉब्लम में या कहीं भी थ्योरी में देखोगे डायरेक्शन ऑफ करंट, उसका मतलब लगा लेना डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, दिमाग से भले ही मेरे सुनने
आप मेरी बात सुनने के बाद इसे हटा देना। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगी वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के मोशन में ही ली जाएगी, लेकिन इसका यूज कहीं नहीं होगा। जो भी बुक में या प्रॉब्लम में वर्ड करंट आएगा उसका सीधा मतलब कन्वेंशनल करंट है और इसका डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर या ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। और हमें दिमाग में मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो यहां पर दूसरा ये आ गया। एक OR में आपको और बता रहा हूं, यहां पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पॉइंट। डायरेक्शन of current I is higher potential to lower potential point, lower potential या lower potential point। तो इन तीनों में से जो भी सुटेबल हो वो आप अप्लाई कर लिएगा, आप डायरेक्शन कभी गलत नहीं करोगे। कहने का मतलब क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मोशन कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो करंट सेटअप होगी उसका डायरेक्शन ये नहीं होगा, उसका डायरेक्शन होगा उसके उल्टा रिवॉल्यूशन। अगर कोई एक प्रोटॉन इस तरीके का मोशन कर रहा होता, हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, प्रोटॉन इस तरीके का मोशन कर रहा होता तो इसके मोशन से जो करंट जनरेट होती उसका डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एक थर्ड बताया, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ने एक पोटेंशियल वर्ड यूज कर लिया, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट आपका नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा कि सर ने ये क्या बात कही थी, कि यहां पर हायर पोटेंशियल का मतलब क्या है, लोअर पोटेंशियल का मतलब क्या है। मेरे जब नेक्स्ट लेक्चर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुन रहे होंगे और उसे अपनी डीप मेमोरी में रखिएगा कि सर क्या कहना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आपकी फिजिक्स में इंटरेस्ट बना रहेगा और एक फिजिक्स आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहेगा। फिलहाल आपका 10th में एक 1/3 पोर्शन में है, फिर भी हमें आगे 11th में पूरा एक सिंगल सब्जेक्ट होगा फिजिक्स। तो अगर अभी से आप इसकी तैयारी करेंगे तो एक अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमने करंट के डायरेक्शन के बारे में बात करी। अब हम बात कर रहे हैं कि करंट स्केलर है या करंट वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर के बात समझने से पहले अगर कहीं सेल लगा हो तो भी आप करंट का डायरेक्शन समझ सकते हैं। सेल के बारे में मैं आगे बात करूंगा। चूंकि मैं डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पर एक बात आप और समझ सकते हैं, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये रेजिस्टेंस है। इन सब के बारे में बात होगी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मैं केवल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। Outside the cell, positive to negative terminal. Inside the cell, negative to positive terminal. डायरेक्शन ऑफ करंट अगर सेल कई जगह यूज करोगे तो आपको सर्किट डायग्राम में करंट का डायरेक्शन मेंशन करना आना चाहिए। इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउट होगी और नेगेटिव टर्मिनल में इन कर जाएगी और सर्किट आप सही से करंट का डायरेक्शन मेंशन कर सकें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मेंशन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो आपको कुल मिलाकर मैंने OR कंडीशन में
4 पॉइंट डिस्कस किए कि करंट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। इनमें से जो भी सुटेबल लगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। पहला मैंने कहा, आप देख लिए, along the direction of motion of positive charge carriers या opposite to the motion of negative charge carrier या higher potential to lower potential point और outside the cell it will start from positive terminal, emerges out from positive terminal and enter into negative terminal। पॉजिटिव से आउट होगी और नेगेटिव में इन करेगी। इन चार में से कोई सी भी जो कंडीशन आपको सुटेबल महसूस हो उसे आप अप्लाई करिएगा। अब बात करते हैं कि ये स्केलर है या ये वेक्टर है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। बोले यार सर तो डायरेक्शन की बात कर रहे थे और हम जानते हैं जिन क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और यहां पर सर लिख रहे हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सर ने कैसे लिख दिया कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है? करंट, अब वेक्टर की डेफिनेशन को समझ लीजिए। इफ अ क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बात पूरी नहीं हुई। इफ अ क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज ओबेज वेक्टर एडिशन लॉ, एज वेल एज ओबेज वेक्टर एडिशन लॉ कह दिए या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन क्वांटिटी इज सेड टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और साथ ही साथ इसे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करना चाहिए। ये शुरू की दो तो क्वालिफाई करती है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे नहीं करती है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे यहां से एक 7 एम्पियर की करंट है और यहां से मान लिए 3 एम्पियर की करंट है, ये एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्ट 10 एम्पियर ही आएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। आप थीटा को चेंज भी कर दें तब भी ये आंसर 10 एम्पियर ही रहेगा, जबकि वेक्टर एडिशन में ये आपका एंगल बदलने पर इनका रिजल्ट चेंज हो जाता है। फिलहाल यहां पर कैसे चेंज होता है ये आप वेक्टर एडिशन को क्लास 11th में आप पढ़ेंगे। अगर कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही आगे चल रहे हैं तो मेरा वेक्टर एडिशन या वेक्टर्स चैप्टर मैंने अपलोड किया है क्लास 11 के लिए, उसमें आप देख सकते हैं कि सर ने वेक्टर्स के बारे में क्या बताया है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चल रहे हैं, और मेरा मानना है कि अगर आप 1-2 स्टेप आगे चलोगे तो डेफिनेटली ये जो सिनेरियो है वो कंपटीशन का है, और तभी साबित कर पाओगे अपने आप को जब आप उसमें डेप्थ में जानते हो कि किसके बारे में क्या बात हो रही है, हम किस फार्मूले को किस टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी बात हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये हो गया करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहां पर आप एनसीईआरटी देखोगे तो क्यू, आई और टी पर न्यूमेरिकल आ गया होगा, ठीक। लेकिन न्यूमेरिकल में यूनिट डायरेक्ट एम्पियर में ना देकर मिली एम्पियर में, क्यू कूलाम में ना देकर मिली कूलाम में। तो इसकी गलती मत करिएगा। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि मिली एम्पियर में करंट है उसे मिली एम्पियर में रख रहे हैं, ये गलती मत करिएगा। एम्पियर में ही रखी जाएगी, क्यू भी कूलाम में रखा जाएगा, टी सेकेंड में। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं जैसे 1 मिली एम्पियर, इसे कन्वर्ट कर दिएगा 10⁻³ एम्पियर होगा।
1 माइक्रो एम्पियर, शायद ये बहुत कम दिया हो लेकिन फिर भी 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ऐसे ही 1 मिली कूलाम 10 टू द पावर -3 कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम 10 टू द पावर -6 कूलाम। इसको आप यूज कर सकते हैं। मेरी बात फिर ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी कीमत पर मिली कूलाम में यूज ना करके यूनिट को पहले कन्वर्ट करिएगा एसआई में। एसआई में क्यू की यूनिट हो गई कूलाम, करंट की हो गई एम्पियर और टाइम की हो गई सेकेंड। अगर आवर में दिया है फिर भी सेकंड में चेंज करिएगा, टाइम मिनट में दिया है फिर भी आप सेकंड में चेंज करिएगा। और इतना आप जानते होंगे कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं और 1 आवर में कितने होते हैं और 1 मिली सेकंड में कितने सेकंड होंगे, ये भी आप जानते होंगे। तो मैंने यहाँ पर बात किया कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। इसमें हो सकता है कि बोर्ड यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में, बच्चों एग्जामिनेशन हॉल में आपको सिंपल और सटीक डेफिनेशन लिखनी है और आप जब पढ़ोगे तो आप बहुत ज़्यादा इसमें अपनी अक्लमंदी मत दिखाइए कि मुझे बहुत ज़्यादा मालूम है। कभी कभी ज़्यादा अक्लमंदी भी एक घाटे का सौदा होती है। आप दिखा रहे थे अक्लमंदी लेकिन आपको लॉस हो गया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिंपल और सटीक डेफिनेशन लिखिए। अब हो सकता है 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट, इसे डिफाइन करना। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप 1 एम्पियर करंट बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। और डेफिनेशन लिखना सीखिए, फार्मूला याद है तो आप खुद ही सिंपल सेंटेंस लिख लें। ये 1 कूलाम, ये 1 सेकेंड, तो आंसर कितना आएगा 1 एम्पियर। इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन अप टू 1 सेकेंड, यह कह सकते हो इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लोज ड्यूरिंग 1 सेकेंड देन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज बिकम्स 1 एम्पियर। अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो हो रहा है तो करंट का अमाउंट कितना होगा 1 एम्पियर होगा। तो हो सकता है आपके 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपके सामने आ जाए। तो मुझे उम्मीद करता हूं मैं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर बच्चों लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे अगर नोटिस में लाइएगा, अपना असाइनमेंट पूरे करिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसे लर्निंग प्रोसेस में लाइएगा और याद रखिए। और अगर लेक्चर अच्छा लगा है आपको तो उसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 3 आगे बात करेंगे और आपको आगे के टॉपिक भी समझ में आएंगे। लेकिन आप इस लेक्चर के एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिए। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि इन लेक्चर्स को अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पर देखोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।